जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लोगों के मूड और मिजाज के ख़िलाफ़ अगर सोच रही हैं और लोगों के मूड और मिजाज के ख़िलाफ़ जो है वो इसका विरोध कर रही हैं, उनको इसका नुकसान होगा। मोदी जी का जो एक हमेशा जो है मिजाज है, वो मिजाज है कि हमें संसद में जो भी बिल हों उसकी पूरी स्क्रूटनी होने देना चाहिए कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहावधारों के। ये नंबर गेम में आप मत पड़िए। आज आप जो है वो देश के मतदाताओं से जो है वो जनमत संग्रह करा लीजिए। मुझे लगता है इस अमृत काल में अमृत निकलेगा और वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अमृत काल में जो है वो अमृत बुद्धि आएगी। पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफरतें ख़त्म करो, प्यार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी तू ऊंची मेरे दोस्त न दीवार करो। एक देश एक चुनाव, इसकी बात तो बहुत लंबे समय से इस देश में हो रही है, लेकिन आज 17 दिसंबर 2024 को ये बिल के तौर पर लोकसभा में पेश कर दिया गया है और लोकसभा में इस बिल पर बहस के लिए इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन क्या एक देश और एक चुनाव इस देश में मुमकिन है? क्या जब 543 लोकसभा की सीटें और इसके अलावा अलग अलग राज्यों की विधानसभा की सीटें इतनी ज़्यादा हैं कि उन सभी पर एक साथ चुनाव कराना मुमकिन है? बिल पेश हो गया है, क्या ये कानून की शक्ल ले पाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल तो पेश हो गया सर, कितना मुश्किल है ये, चूंकि अभी जेपीसी को चला गया ये? देखिए, मोदी हैं तो मुमकिन है। आपने कहा ना मुमकिन है, तो मोदी जी हैं तो मुमकिन। देखिए, मोदी जी ने इन 10 सालों में कई आर्थिक सुधार की दिशा में देश को आगे बढ़ाया है, सामाजिक सुधार की दिशा में देश को आगे बढ़ाया है, प्रशासनिक सुधार की दिशा में देश आगे बढ़ा है और चुनाव सुधार की दिशा में भी देश आगे बढ़ा है। और हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पर कि बहुत बड़े पैमाने 97 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं हमारे देश में। 12-13 करोड़ से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पे मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं पूरे देश में। तो मैं मानता हूँ कि एक देश एक चुनाव, जहाँ एक तरफ वक्त की ज़रूरत है, वहीं साथ ही साथ जो है मतदाताओं की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें, हमारा देश जो है वो चुनाव के चक्रव्यूह में हर समय फंसा रहता है। कहीं जो है वो लोकसभा हो रहा है, विधानसभा हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव हो रहे हैं, चुनावी चुनाव होता रहता है। तो एक चुनावों के प्रति एक अरुचि जो है वो मतदाताओं में डेवलप करती है और लगता है लोगों को कि साहब हर दिन तो कितने वोट करेंगे, कितना वो करेंगे। एक तो वो हुआ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जनता का जनधन है, वो जनधन जो है वो बेतहाशा उस जनधन का हर चुनाव में खर्च होता है और डेफिनेटली खर्च होगा। अगर आपको 12-13 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाने हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी है, ईवीएम्स की व्यवस्था करनी है, साथ ही साथ जो है वो और भी तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं जो प्रशासनिक स्तर पे होती है, तो बहुत बड़ा। और उस दौरान जो है वो सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो विकास के कार्य हैं, वो पूरी तरह से रुक जाते हैं। चुनाव आचार संहिता लग जाती है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत से फ़ायदे हैं और मैं मानता हूं कि देश में जो ये एक राष्ट्रीय बहस शुरू हुई है और पार्लियामेंट में जो आज चर्चा इस पर हुई है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद भी चर्चा होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें चर्चा करनी चाहिए, इस पर चुहल नहीं करनी चाहिए। यही बात है कि आपने फ़ायदे तो गिना दिए। वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है, स्वाभाविक है कि पैसा बचेगा, खर्च बचेगा, समय बचेगा, ये तमाम चीज़ें हो गई। विपक्ष को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी और विपक्ष क्यों नहीं राजी हो पा रहा है? देखो, अगर कोई जो है वो तर्कों की कंगाली से जूझ रहा हो तो वो तर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करता है। अब कुछ लोग जो है वो तर्कों की कंगाली से हमेशा जूझते रहते हैं। उनका एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल सिस्टम चल गया है कि हर सुधार के मामले पर वो सांप्रदायिक वार करेंगे या तो सियासी वार करेंगे। और कोई भी, आपको याद होगा जब 370 ख़त्म होने की बात हुई तब क्या हुआ, जब जो है वो ट्रिपल तलाक की बात ख़त्म होने की बात हुई तब क्या हुआ, अभी वक्फ के जो सुधार के बारे में चल रहा है उसमें चाहे वो संवैधानिक सुधार हो, उस पर भी जो है वो सांप्रदायिक वार करने का एक चलन सा चल गया है। मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी देश जो है वो एक देश एक चुनाव की दिशा में जो आगे बढ़ा है वो कंप्लीट होगा, पूरा होगा। क्योंकि एक देश एक चुनाव देश की जनता चाहती है, मतदाता चाहता है और मतदाताओं को इस बात का अच्छी तरह एहसास है
क्यों ऐसा है कि जो लोग कहते हैं असंवैधानिक है। आप बताइए कि 70 के दशक से पहले 1967 तक तो एक साथ हुए हैं वही मैंने चुनाव। कहा, मतलब एक साथ होते तो क्या वो असंवैधानिक हो रहे थे क्या? उस समय जो है वो जिस समय एक देश चुनाव हो रहा था, इंदिरा गांधी जी भी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और भी लोग रहे होंगे, तो क्या सब वो असंवैधानिक काम कर रहे थे क्या? उसके बाद जो है वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं राज्यों में बुरी तरह से उसकी शिकस्त होने लगी, और एसबीडी संयुक्त विधायक दल की पार्टियां सरकारें बन गई कई जगहों पे कांग्रेस के खिलाफ जो है विद्रोह हो गया। उसके बाद एक ये जो है वो क्रम जो एक देश एक चुनाव का टूटा। शुरुआत तो इंदिरा गांधी ने करी दी थी 1959 में ही, जो ईएमएस नमूद्रीपाद की सरकार गिराई। केरल कह रहा हूँ ना मैं। हाँ। तो ये जो कांग्रेस के खिलाफ एक रिवोल्ट सा हुआ, और ख़ास तौर से जो चाइना का जो है नेहरू जी ने जो चाइना की पॉलिसी थी और उस पर जो उनकी शिकस्त हुई, उसके बाद जो है वो उनका जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी कांग्रेस सफाया होता रहा। उसी बाई इलेक्शन में जो है वो फर्रुखाबाद से डॉक्टर लोहिया जीते, उसी बाई इलेक्शन में जो है वो अमरोहा से जो है वो ये मसानी साहब वो जीते, कृपलानी जी जीते। उसी बाई इलेक्शन में लड़े थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो जौनपुर से, और बाई इलेक्शन में जो है वो मसानी जी जो है मुंबई से या महाराष्ट्र से कहीं से जीते। तो कांग्रेस का उस समय एक लोगों में आक्रोश था, और आक्रोश का नतीजा हुआ कई राज्यों में कांग्रेस सफाया हुआ, रिवोल्ट्स हो गया कांग्रेस में। इंदिरा गांधी ने भी चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त किया, पंजाब में बर्खास्त किया, कई राज्यों में उन्होंने सरकारें बर्खास्त की। तो उससे एक जो है वो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई, और उसके बाद जो है वो देखा आपने कि फिर अब तो चुनाव जो है वो अलग अलग राज्यों में हर 2 महीने में चुनाव होता है। लेकिन सर एक चीज़ मुझे बताइए, 83 से ये कोशिश शुरू हुई है, 68 के बाद 83 में पहली कोशिश शुरू हुई कि एक देश एक चुनाव हो जाए, और फिर लगातार उस पर आगे बढ़ता गया। आज जब ये बिल लोकसभा में पेश हो गया है तो नंबर गेम आपके साथ नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2012-13 में चुनाव आयोग ने भी एक सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुझाव दिया कि हमें चुनाव सुधार की दिशा में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो हर पार्टियों ने अपनी कमेटी बनाई, मेरी पार्टी की कमेटी बनी, उसका मैं चेयरमैन था, जो चुनाव सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटी थी। और 2013 में हम लोगों ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कई सुधार के जो है वो पहलू थे, उसमें वीवीपैट भी था और भी थे। तो उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो है उस समय कहा कि एक देश एक चुनाव की दिशा में चुनाव आयोग को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये 2013 में की बात है, और सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी थी, और लगभग कांग्रेस का भी बहुत इस पर विरोध नहीं था। उनका भी जो है वो इसी तरह का जो है वो हंसराज भारद्वाज जी भी जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे शायद, उन्होंने कहा था कि नहीं साहब ये बात तो सही है, अब ये बहुत ज़्यादा, आप बताइए ना, अब लगभग 97 करोड़ मतदाता, 12-13 करोड़ जो है वो 12-13 लाख जो है वो पोलिंग स्टेशन बनते हैं, और उसके अलावा एक लंबी श्रृंखला होती है, वो लोगों में अरुचि पैदा होती है चुनाव के प्रति। और किसी भी लोकतंत्र में मतदान के प्रति अरुचि पैदा हो, ये उस लोकतंत्र के हित में नहीं है। लेकिन नंबर गेम की जहाँ तक बात है सर, चूँकि ये संविधान संशोधन बिल है, इसको लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। लोकसभा में आपकी अपनी संख्या 240 की है, एनडीए के सांसदों को जोड़ भी दिया जाए तो 312-13 पहुँचेंगे। आपको चाहिए कम से कम 362 यहाँ पे, तब जा करके अगर फुल हाउस है 543 का तो 362 चाहिए। राज्यसभा में भी 162-165 चाहिए आपको। ये नंबर आएंगे कहाँ से? देखिए वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहावधारों के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहावधारों के, कि ये नंबर गेम में आप मत पड़िए। आज आप जो है वो देश के मतदाताओं से जो है वो जनमत संग्रह करा लीजिए, और देश के मतदाताओं से पूछिए कि क्या आप एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं या हर महीने देश में चुनाव के पक्ष में हैं। आपको पता लग जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लोगों के मूड और मिजाज के ख़िलाफ़ अगर सोच रही हैं, और लोगों के मूड और मिजाज के ख़िलाफ़ जो है वो इसका विरोध कर रही हैं, उनको इसका नुकसान होगा। लेकिन सर तय तो अभी तो आप ही लोगों को करना ना, अभी तो सारे सांसदों को ही मिलकर तय करना है ना कि ये होगा कि नहीं होगा। देखिए जनता को तो करना नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इस पर चर्चा करेगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जो है वो और भी जो प्रशासनिक संस्थान हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव जो और भी व्यवस्थाएं हैं, राज्य हैं, उन सब से जो है वो एविडेंसेस लेगी, उन पे डिस्कस करेगी। उसके बाद जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में आएगी, और पार्लियामेंट में आने के बाद जो है उसमें उसके किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान में उसको जो है वो एक वन नेशन वन इलेक्शन होना है, सिंपल प्रावधान होगा, जेपीसी को बताना होगा कि किस उसमें होना चाहिए, या जो है स्पेशल प्रावधान होगा, या जो है वो सुपर स्पेशल प्रावधान होगा। तीन ही प्रावधान, एक तो सिंपल है कि भाई सिंपल मेजॉरिटी से हो गया, दूसरा जो है कि 2/3 से हो गया, और तीसरा है कि 2/3 के साथ साथ जो है वो स्टेट को भी रेटिफिकेशन करना होता है। तो वो चुनाव जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो कई पहलुओं पर उस पर चर्चा करेगी, उसके साथ ही साथ इस पर भी चर्चा कर सकती है। मुझे मालूम नहीं कि उसको मैंडेट क्या है उसके पास। अब ये तो ये है कि 82 में 82A जोड़ना है, तो सिंपल जो 2/3 बहुमत है उसके जरिए हो जाएगा, राज्यों तक नहीं जाएगा। इसीलिए तो कहा ना मैंने। तो ये आपने अभी तो एक पार्लियामेंट ने, संसद ने एक पार्लियामेंट एक संसदीय जो समिति है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होती है। जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होती है, उसके अपने अलग अधिकार हैं, उसके अलग अपने जो है मैंडेट हैं। तो चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में, आपको बेहतर पता है कि संसद में काम कैसे होता है। आपको लगता है कि विपक्ष किसी भी तरीके से, वो अच्छा हो या बुरा हो, विपक्ष का काम ही है विरोध करना। तो अगर आपने जेपीसी में एक सहमति बना भी ली तो वोटिंग के दौरान विपक्ष कहेगा नहीं, ये तो बीजेपी का है, हम क्यों बात बताइए, मैंने जो देखा है नरेंद्र मोदी जी का, मुझे तो इस बात का सौभाग्य है कि मैं अटल जी की सरकार में भी पार्लियामेंट्री अफेयर का काम देखने का मौका मिला, और मोदी जी के भी 2014 की सरकार में भी और 2019 में भी। मोदी जी का जो एक हमेशा जो है मिजाज है, वो मिजाज है कि हमें संसद में जो भी बिल हो उसकी पूरी स्क्रूटनी होने देना चाहिए, चाहे स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनी करे, चाहे सेलेक्ट कमेटी स्क्रूटनी करे, चाहे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटनी करे, और उस स्क्रूटनी से, उस जो है वो मंथन से अमृत निकलना चाहिए। तो ये मंथन हो रहा है, मुझे लगता है इस अमृत काल में अमृत निकलेगा, और वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में हर पॉलिटिकल पार्टीज को अमृत काल में जो है वो अमृत बुद्धि आएगी। लेकिन दिक्कत ये है सर कि आप इस पे कह रहे हैं कि अमृत निकलना चाहिए, और आप लोगों पे आरोप लगते हैं, सरकार पे आरोप लगाता है जो विपक्ष, कि इनको जो अपने मनचाहे बिल होते हैं वो तो पास करा देते हैं, और जहां फंसना होता है, जैसे कि वक्फ वाला बिल फंस गया तो उसको जेपीसी को भेज दिया, ये जाना ही था तो उसको भेज दिया, किसानों पे बात करनी थी तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, तुरंत पास कर दिया। तमाम ऐसे बिल्स हैं। देखिए, ऐसी स्थिति हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में के दौरे हुकूमत में लगभग जो है वो 80 से ज़्यादा संविधान संशोधन हुए हैं, मोर देन 80। उसमें नेहरू जी से लेकर के और आप मनमोहन सिंह जी का तक का देख लीजिए। मोदी जी के समय में जो संविधान संशोधन भी हुए हैं, मान लीजिए कि आप जो है वो 370 की बात, जो कि संविधान संशोधन कहा जाता था, हम सब लोग यही समझते थे कि बिना जो है वो संविधान संशोधन के हो नहीं सकता, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो गया। उसमें सबको उसकी बारीकी में कोई गया ही नहीं था। उसके अलावा भी कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण हुए, वो लंबी लिस्ट है। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में कई ऐसे पहलू हैं जिनको कि हमें सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि साहब यहाँ अटकने वाली बात थी, भटकने वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पास कराना होता तो हम अगर जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं करते, तो जैसे पहले कांग्रेस करती थी, दिन में हो हल्ले में सब चीज पास कर देती थी, हम भी कर लेते, हो जाता पास। चलो, पहले विधेयक लेकर के आ जाते, फिर पहले चुनाव करा लेते, बाद में फिर चर्चा होती। ऐसा नहीं है। हम तो जो संवैधानिक और जो संसदीय व्यवस्था है, परंपरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर विश्वास करते हैं। और मैं मानता हूँ कि एक देश एक चुनाव जो है होगा, ये जनता की मांग है, मतदाताओं की मांग है। आप लोगों को भरोसा है कि आप विपक्ष को मना लेंगे? बिल्कुल, विपक्ष को मानना चाहिए, और अगर नहीं मानेंगे तो जनता मना लेगी। तो फिर तो अगले चुनाव की बात हो जाएगी ना सर? अब देखा जाएगा जब भी होगा। अच्छा, चूंकि मुख्तार साहब, आप भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरे रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो इस समय देश में चल रही हैं, जो आज भी चल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल वाला मुद्दा रहा, जहाँ पे 46 साल पहले एक दंगा होता है, एक मंदिर बंद होता है, फिर उसकी खुदाई होती है। अभी आज की तारीख में बनारस में ये एक मंदिर मिला है। आप कैसे देखते हैं इसको?
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब खुदाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो इस खुदाई की ज़रूरत है क्या? देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि दावों की बकैती हो या धावों का बवंडर हो, ये दावों की बकैती और धावों के बवंडर से समाज के सौहार्द का ताना बाना छिन्न भिन्न करने की कुछ साजिशी सिंडिकेट सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। हमें उससे सावधान रहना होगा। और हर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कि हर सांप्रदायिक फसाद पर सियासी मफाद ढूंढते हैं। जो लोग सांप्रदायिक फसाद पर सियासी मफाद ढूंढते हैं वो ना तो मुल्क के हितैषी हैं, ना तो जो है मानवता के हितैषी हैं, और ना किसी मज़हब के हितैषी है। उसके अलावा एक चीज़ हमें इस बात को कहने में उनके, हमारे देश जो है वो बहुत बड़ा जो है वो ऐसा देश है जिसमें दुनिया के सारे धर्मावलंबी रहते हैं। हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, धर्म को मानने वाले भी रहते हैं और धर्म को न मानने वाले भी रहते हैं, आस्तिक भी रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं, सब है। आज की तारीख में 7 लाख मस्जिदें हैं, रजिस्टर्ड मस्जिदें। 7 ही लाख जो है वो लगभग जो है मंदिर भी हैं। रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो होंगे 20 करोड़ के इर्द गिर्द, और मस्जिद भी ज़्यादा होंगे। हमारे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के प्रति सभी लोगों का एक श्रद्धा है, एक उनके बारे में सम्मान है। और हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष क्यों है? ये जो लोग कहते हैं कि साहब यहाँ अल्पसंख्यकों मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमारा देश पंथ निरपेक्ष है कि हमारे देश के हिंदू बहुसंख्यकों ने तय किया कि हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे। जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने अपने यहाँ इस्लामी झंडा फहरा दिया, बांग्लादेश भी अभी उसी में आ गया। हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों ने कहा, अल्पसंख्यकों की नहीं की वजह से हुआ है, बहुसंख्यकों ने कहा कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश होगा, और पंथ निरपेक्षता के हम रास्ते पे चल रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत को हमें जो है करेक्ट करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जो बाबरी मस्जिद का इशू आया, लोगों ने उसे स्वीकार भी किया, सम्मान भी किया और स्वागत भी किया। उसी तरह से आप देखें ज्ञानवापी का भी एक ऐतिहासिक हकीकत है, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी, लेकिन आज जो है वो एक फैशन सा दिख रहा है कि हर जगह पर जो है वो हर मस्जिद में मंदिर हर मुद्दे पे जो है वो दावों की बकैती और धावों का बवंडल दिखाई पड़ रहा है, वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं तो इतना ही कहूँगा आपके लिए कि पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफ़रतें ख़त्म करो, प्यार करो, प्यार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी तो ऊंची मेरे दोस्त न दीवार करो। चलिए, तो इसी शायरी के साथ इस बात को यही ख़त्म करते हैं। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो बता रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कितना ज़रूरी है, और जो विपक्ष के सवाल हैं उनको ये लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए हल कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि विपक्ष भी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन है। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।